आप सभी लोगों को नमस्कार। इस वीडियो में स्पीडी करंट अफेयर्स का नेक्स्ट टॉपिक मंथली हम लोग कवर कर चुके हैं। तब अगला टॉपिक पढ़ेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को। इसके पहले जनवरी से लेकर के मई तक का जो मंथली वन लिनियर करंट अफेयर्स होती है उसको कवर अप किया जा चुका है। तो आप लोग जा करके चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए और रिवीजन करते हैं। 31 जनवरी 2025 को हमारे भारत में केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी। तो निर्मला सीतारमण जी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को संसद में पेश की हैं और इनके अनुसार सर्वेक्षण को 13 अध्याय में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है वो कितने अध्याय में विभाजित है? तो 13 अध्याय में। और इन अध्यायों के मुख्य बिंदु इस प्रकार से दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 13 दिया गया है। अर्थव्यवस्था की स्थिति, मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र, और हो जाएगा कीमत, मुद्रास्फीति, ठीक है, मध्यम अवधि का दृष्टिकोण, निवेश और बुनियादी ढांचा, इसके अलावा आपको सेवाएं मिलेंगी, उद्योग मिलेंगे, कृषि और खाद्य प्रबंधन, जलवायु पर्यावरण, ठीक है, जलवायु पर्यावरण, और हो जाएगा आपका सामाजिक क्षेत्र और रोजगार कौशल। एक नया हो गया देखिए एआई युग में श्रम। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस प्रकार से श्रम की सहभागिता होगी इसको भी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो अर्थव्यवस्था की स्थिति है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की वास्तविक जो जीडीपी वृद्धि दर है वो है 6.4%। तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है। वहीं 2023 में 3.3% बढ़ा है और अगले 5 साल में आईएमएफ के अनुसार 3.2% रहने मतलब उतना रहने का अनुमान है, उससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। तो देखिए भारत का कहना है कि हमारा जीडीपी जो वृद्धि दर है वो 6.4 रहेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25 में, जबकि इसके पहले जब 2023 में था तो वो 3.3% पर ही मतलब कि उतना ही बढ़ा था और आईएमएफ के अनुसार 3.2% रहने का अनुमान है। ठीक है, वही फाइनेंशियल ईयर 26 का बात किया जाए तो 26 में कितना होगा जीडीपी वृद्धि दर? तो 6.3 से लेकर के 6.8% तक बढ़ने का उम्मीद है, मतलब उतना रहने का उम्मीद है 6.3 से 6.8% तक, और अभी 25 में 6.4%। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल और दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति जो होगी वो घट जाएगी और घट करके कितना हो जाएगी? तो 4.9% हो जाएगी। तो खुदरा मुद्रास्फीति घट करके 4.9 अर्थात महंगाई थोड़ा घटेगा अप्रैल से दिसंबर के बीच में और हो जाएगा 4.9%। वहीं आम चुनाव का बात किया जाए तो आम चुनाव 2024 में हुआ, उसके बाद से जो पूंजीगत व्यय था, खर्चों में वृद्धि होगी क्योंकि चुनाव के बाद एक तो चुनाव में बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं और उसके बाद भी सरकारें अपना बजट लाती हैं तो 8.2% की वृद्धि हुई है। ठीक है, पूंजीगत व्यय में 8.2% की वृद्धि हुई है। वहीं वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 7वीं सबसे बड़ी है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 7वें नंबर की सबसे बड़ी हो गई है। मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र की विकास। तो मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र के विकास की अगर बात किया जाए तो सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां जो हैं वो 12 साल की सबसे निचले स्तर पे रही हैं। 12 साल में सबसे निचले स्तर पे इस साल देखने को मिला है और ये 2.6% ऋण का हो गया है। ठीक है, 2.6%। वहीं 1068 जो है वो दिवालियापन प्रस्तावों से 3.6 लाख करोड़ की वसूली की गई है। तो जो लोग दिवालियापन घोषित कर लेते हैं अपने को, अपना उद्योग कंपनी बचाने के लिए, और कुछ तो सच में हो जाते हैं, तो उन लोगों से भी वसूली किया गया है और वसूली किया गया 3.6 लाख करोड़ की वसूली हुई है। तो सोचिए कितना लोग दिवालियापन करार के गबन किए होंगे। भारत के शेयर बाजार ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया है। ठीक है, और अभी क्या करेंट का न्यूज है कि इसमें भी गबन सुनने को मिल रहा है। अडानी के भतीजे कोई है, उन्होंने शायद लीक होकर के इन्फॉर्मेशन किया है। तो नेक्स्ट है कि बीमा प्रीमियम में 7.7% के और पेंशन क्षेत्र में 16% की वृद्धि हुई है।
तो बीमा प्रीमियम में 7.7%, बीमा प्रीमियम में 7.7% और पेंशन क्षेत्र में 16% की वृद्धि देखने को मिली है। बीमा में 7.7 की और वहीं पेंशन में 16% की वृद्धि हुआ है। अब आते हैं हम लोग, अगला है 13 में से बाहरी क्षेत्र। तो बाहरी क्षेत्र के लिए क्या काम किया है सरकार ने? तो देखिए निर्यात जो है ना, तो निर्यात में एक तो भारत विश्व स्तर पे, विश्व में सेवा निर्यात में 7वां नंबर पे है, ठीक है। और निर्यात में 6% का वृद्धि हुआ है, अर्थात की बहुत अच्छी खबर है, भारत के सामान अब यहाँ से निर्यात हो रहे हैं। और वहीं सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई है और इसी के साथ भारत 7वां नंबर पे हो जाता है। तो सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई है। कंप्यूटर मतलब 3 गो क्षेत्र होता है, पता होगा आप लोगों को, प्राथमिक, द्वितीयक और सेवा क्षेत्र। द्वितीयक में 2 आते हैं, प्राथमिक में जैसे कृषि वगैरह आता है, मत्स्य वगैरह। और सेवा क्षेत्र जो भी व्हाइट कॉलर जॉब हैं, जैसे शिक्षा और बहुत सारे व्यवसाय जो होते हैं, छोटे मोटे कारोबार, ये सब आते हैं आपको सेवा क्षेत्र में। तो कंप्यूटर और सूचना सेवा के निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर रहा है और कंप्यूटर के बारे में उसके निर्यात में भारत दूसरा स्थान होल्ड करता है विश्व में। वहीं कंप्यूटर और सूचना सेवा के क्षेत्र में भारत जो निर्यात है उसमें दूसरा स्थान होल्ड करता है। फाइनेंशियल ईयर अगर 25 का बात किया जाए तो इसमें एफडीआई प्रवाह में सालाना आधार पर वृद्धि हुआ है और 17.9% का वृद्धि हो गया है, ठीक है। 17.9% का एफडीआई में। अभी तो एफडीआई 100% बढ़ के हो गया है, करंट का न्यूज है, ठीक है। तो एफडीआई में सालाना 17.9% का वृद्धि हुआ है और यह कितना पहुंच गया है? तो 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर पे पहुंच गया है। 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो रहा है भारत का? तो ये 640.3 बिलियन डॉलर रहा है, अमेरिकी डॉलर, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है भारत का 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। वहीं सालाना वृद्धि हो रहा है एफडीआई में 17.9% की और यह वृद्धि होकर के टोटल अभी 55.6 बिलियन डॉलर आपको एफडीआई देखने को मिलता है। अब हम लोग ये बाहरी वाला क्षेत्र का देख लिए। बाहरी वाला में 3-4 बस 2-3 ही इंपॉर्टेंट है। और सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुआ है, ठीक है। और निर्यात में टोटल 6% की वृद्धि हुई है। एफडीआई वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यह हो जाएगा, ठीक है, 17.9%। कीमती और मुद्रास्फीति देखेंगे तो वैश्विक मुद्रास्फीति जो है वो 2024 में 5.7% तक कम हो गई है। अर्थात महंगाई धीरे धीरे वैश्विक स्तर पे जो युद्ध वगैरह की वजह से बहुत ज्यादा हुआ था, धीरे धीरे अब वो कम हो रहा है और 5.7% तक कम हो गया है। वहीं 2025 में भारत की बात किया जाए तो भारत की भी मुद्रास्फीति घट करके कितना हो गई है? तो 4.9% हो गई है, 4.9% हो गई है। वहीं अप्रैल से दिसंबर मंथ जो है, अप्रैल से दिसंबर, वहां पर भी आपको मुद्रास्फीति घट करके 4.9% ही देखने को मिलेगी 2025 में। अगर फाइनेंशियल ईयर 2026 का अनुमान की बात किया जाए तो आईएमएफ के अनुसार ये घट करके 4% हो जाएगी। अर्थात 2026 में और ज्यादा महंगाई घटने वाली है और ये घट करके 4% तक हो जाएगी। मध्यम अवधि का दृष्टिकोण, अब 13 जो भाग में बजट हमारा पेश हुआ है उसमें से कीमत मुद्रास्फीति देख लिए, ठीक है। बाहरी क्षेत्र देख लिए हम लोग, तो आगे देखेंगे और जो जीडीपी था उसको भी देख लिए हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मध्यम अवधि का दृष्टिकोण। तो ये मध्यम अवधि का दृष्टिकोण जानेंगे तो इसमें भारत का जो लक्ष्य है वो कितना है? तो भारत का लक्ष्य है आपको 2047 तक विकसित भारत, 2047 तक विकसित भारत हासिल करने का लक्ष्य है, जो 8% की वृद्धि हासिल करेगा। तो 8% का अगर वृद्धि मतलब हासिल कर लिया भारत का जीडीपी ग्रोथ, तो 2047 तक भारत विकसित भारत की कैटेगरी में आ जाएगा। वहीं विकास को और सशक्त बनाने और व्यापार करने में आसानी के लिए विनियमन पर ध्यान केंद्रित करना, विशेष रूप से एसएमई के लिए, ठीक है, विशेष रूप से एसएमई के लिए। निवेश और बुनियादी ढांचा का बात किया जाए तो इसमें कुछ खास नहीं था, बस वही है कि 8% तक वृद्धि हासिल कर लेगा मध्यम अवधि दृष्टिकोण अर्थात विकसित भारत के लिए।
8% GDP में वृद्धि हासिल कर लेगा। अब हम लोग बात करें अगर निवेश और बुनियादी ढांचा का, तो निवेश और बुनियादी ढांचा क्या है? देखिए फाइनेंशियल ईयर 25 में 5,853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा, NH बनेंगे। इसके अलावा दिसंबर 2024 तक अच्छी ऊर्जा क्षमता में सालाना पर आधार पे 15.8% की वृद्धि भी देखने को मिला है अच्छी ऊर्जा में। ठीक है, ऊर्जा पता है, ऊर्जा वही सब बिजली वगैरह के लिए, तो उसमें भी वृद्धि देखने को मिला है क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, भारत का विकास हो रहा है, इसलिए ऊर्जा भी ज्यादा यहाँ पे खपत होगी और ऊर्जा ज्यादा खपत होगी तो उसको प्रोडक्शन की भी जरूरत होगी, तो 15.8% के प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे बात किया जाए उद्योग के बारे में, तो देखिए उद्योग में क्या है कि उद्योग जो है वो भी 6.2% से बढ़ा है। वहीं 24 में जो ऑटोमोबाइल है उसकी बिक्री भी 12.5% से बढ़ी है। अभी हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, तो मोबाइल के क्षेत्र में भी भारत ग्रोथ किया है और ऑटोमोबाइल की बिक्री 12.5% से बढ़ी है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र 6.2% से वृद्धि रहा है। भारतीय वैश्विक पेटेंट फाइलिंग की बात किया जाए तो पेटेंट फाइलिंग में भारत का स्थान 6वां रहा है। पेटेंट फाइलिंग में भारत का स्थान 6वां रहा है। वहीं आत्मनिर्भर भारत कोष जैसी पहल के साथ SME क्षेत्र बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत कोष पहल के साथ SME ठीक है, SME जो छोटे स्मॉल फाइनेंस होते हैं ना, उद्योग, तो उसमें भी वृद्धि मिली है। वहीं सेवा का बात किया जाए तो सेवा के क्षेत्र में फाइनेंशियल ईयर 25 में GVA में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़कर के 55.3% हो गया है। वहीं वित्त वर्ष 2025 में सेवा निर्यात में वृद्धि कितना रहा है, तो ये 12.8% की वृद्धि हुआ है और योगदान जो है भारत के GDP में 55.3% हो गया है। सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान हो गया है सेवा क्षेत्र का। ठीक है, 55.3% का। और सेवा क्षेत्र में निर्यात में भारत का स्थान विश्व में 7वां हो गया है और ये 55.3% हो गया है भारत के GDP में। ठीक है, और वहीं सेवा निर्यात में भी वृद्धि देखने को मिला है। पहले के कंपैरिजन अभी 12.8% लोग सेवा देने के लिए दूसरे देशों में जा रहे हैं या फिर सेवा की सामग्रियां भेजी जा रही हैं। ठीक, और दूसरे स्थान पे इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर वाला निर्यात हो रहा है भारत से। तो दूसरे स्थान पे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का सामान भारत से निर्यात हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। वहीं कृषि और खाद्य प्रबंधन की अगर बात किया जाए तो कृषि और खाद्य प्रबंधन में वित्त वर्ष 2024, ठीक है, तो वित्त वर्ष 2024 में कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान देता है। कृषि जो है 16% योगदान देता है। 55.3% आपको देता है सेवा क्षेत्र। ठीक है, 16% कृषि। वहीं खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 89 LMT का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मत्स्य पालन और पशुधन क्षेत्र में भी मजबूती से वृद्धि देखने को मिला है। वहीं अरहर और बाजरा जो है इसकी MSP में लगभग वृद्धि हुआ है 59% और 77%। अरहर जो है, तो अरहर का जो दाल होती है तो उसमें भी 59% की वृद्धि हुआ है और बाजरा जो है इसमें भी 77% का वृद्धि हुआ है। तो बाजरा 77% और अरहर 59%। ठीक है, जलवायु और पर्यावरण की बात किया जाए तो जलवायु पर्यावरण भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता जो है वो कुल क्षमता का 46.8% तक पहुंच गया है, 46.8%। तो 46.8% गैर जीवाश्म से ईंधन बनाने का जो क्षमता है वो पहुंच गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि अब गैर जीवाश्म से ईंधन बनेगा तो पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा और फिर इसके अलावा जो जीवाश्मीय ईंधन है उनका भी बचत देखने को मिलेगा। तो ये बढ़ के 46.8% तक हो गया है। वहीं लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक $440 बिलियन की संभावित वैश्विक बचत किया जाएगा। उसके साथ ही अस्थायी जीवन को बढ़ावा देने के लिए लाइफ का पहल भी शुरू
किया जाएगा। तो लाइफ पहल शुरू होगा और 2030 तक 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बचत किया जाएगा। वहीं भारत के कार्बन सिंक में 2.29 बिलियन टन CO2 समतुल्य की वृद्धि भी हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे सामाजिक, जलवायु क्षेत्र हो गया, अब सामाजिक क्षेत्र। तो सामाजिक क्षेत्र के लिए क्या कार्य किया गया है? तो सामाजिक सेवा के लिए देखिए 2025 तक ना 15% तक CAGR की दर से बढ़ा है, इस पे खर्च बढ़ा है, अर्थात सामाजिक सेवा पर सरकार जो है हमारी वो ज्यादा खर्च कर रही है। वहीं सरकारी स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए पहले 29% तक होता था, अभी 48% तक हो रहा है। आयुष्मान भारत कार्ड जो सबको पता है, उसके तहत 5 लाख का बीमा कवरेज भी मिला है चिकित्सा के लिए, जिसके पास है, गरीब लोगों को, BPL जिसके पास है। तो BPL जो धारक है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको अब 5 लाख तक का मुफ्त आपको इलाज भी सुविधा मिला है। तो वो पॉसिबल इसलिए हो पाया है क्योंकि बजट जो हमारा था पहले 29 था, बढ़ के 48% स्वास्थ्य में हो गया है। अब देखिए आयुष्मान भारत ने लगभग 1.25 लाख करोड़ से अधिक की बचत भी किया है। तो आयुष्मान भारत के तहत मतलब सभी पैसे का इलाज तो नहीं हो जाता है, तो उतना पैसे तो मतलब सरकार जो होती है उतना पैसे फंड में रखती है, लेकिन उसमें बचत भी हो गया है। तो 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बचत देखने को मिला है। वहीं रोजगार और कौशल की बात किया जाए तो और बेरोजगारी दर भी जो है 24 में वो घटा है और घट करके 3.2% तक हो गया है। तो बेरोजगारी दर घट करके 3.2% तक 2024 में हो गया है। वहीं डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा का बात किया जाए तो डिजिटल इकोनॉमी और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उभरते हुए क्षेत्र रोजगार को अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ये भी रोजगार के अवसर दे रहे हैं। सही बात है, अभी सभी लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटली, बहुत लोग को तो डिजिटली रोजगार मिल चुका है, डिजिटल क्षेत्र में रोजगार मिला है। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सोलर पैनल वगैरह सब लगे जा रहे हैं, तो इन क्षेत्रों में भी रोजगार मिलेंगे। और पिछले 6 माह में देखा जाए तो EPFO पेरोल में वृद्धि भी देखने को मिला है। अब है अगला और लास्ट हम लोग का AI युग में श्रम। तब AI का जमाना आ गया है, सभी को पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है, जिसमें कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। अगर खुद को इस युग के साथ अपडेट नहीं किया गया तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। ठीक है, कैसे लिखा रहा है, अपडेट। ठीक है, तो खुद को अगर अपडेट नहीं किया गया तो बहुत मुश्किल होगा। भारत के युवा जो है वो तकनीकी प्रेमी, आबादी उत्पादकता बढ़ाने के लिए AI का लाभ उठाने के लिए तैयार है। और AI के सामाजिक प्रभाव को प्रबंधित करने के लिए सरकार जो है वो निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। जो भी निजी फर्म है, निजी कंपनियां हैं या फिर शिक्षाविद हैं, तो वो सब मतलब शिक्षाविद ही तो जो है ना वो शिक्षा देंगे बच्चों को। ठीक है, और सरकार जो है, तो ये सभी लोग मिल करके युवाओं को AI के बारे में जागरूकता बढ़ाएंगे और उसका उपयोग करने के लिए उनको शिक्षित करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग करेंगे द एंड, और आर्थिक सर्वेक्षण कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके आपको जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है।